नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यह अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग हों, प्रत्येक अंग का कार्य क्षेत्र सीमित हो, किसी अंग का दूसरे पर नियंत्रण ना हो, प्रत्येक का प्रबंध अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो, शासन का एक अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से हमारा आशय यह है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में हों, कोई एक अंग किसी दूसरे पर निर्भर ना हो और एक अंग को दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ना हो। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका सभा का कार्य केवल कानून बनाना हो, कार्यकारिणी का काम केवल उन कानूनों को लागू करना और न्यायालय का कार्य उन कानूनों की व्याख्या करना तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देना हो। एक अंग का कार्य दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अंग कानून बनाए वही उसे लागू करे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की है। उनका कहना था कि यदि विधायी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक ही समूह को सौंप दी जाए तो उस अवस्था में कोई भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जो शासन या शक्ति कठोर कानूनों का निर्माण करती है वही उनको और भी कठोरता के साथ लागू करती है। स्वतंत्रता उस समय भी संभव नहीं हो सकती जब न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं रखा जाता है। यदि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका से मिला दिया जाए तो न्यायाधीश को अत्याचारी शक्ति मिल जाती है। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करें और विवादों का निर्णय करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए ब्लैकस्टोन महोदय ने कहा है कि जहाँ कहीं भी कानून बनाने एवं उसके पालन कराने का अधिकार तथा न्याय शक्ति पृथक नहीं होती, वहाँ व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। इसी संबंध में प्रोफेसर गैटिल ने कहा है कि सरकार का कार्य विधि निर्माण करना, विधियों को लागू करना तथा अपराधियों को दंड देना है। यह कार्य भिन्न भिन्न संस्थाओं को करना चाहिए। प्रत्येक अंग को अपनी कार्य सीमा के अंदर रहना चाहिए और उस सीमा के अंदर उसे स्वतंत्रता तथा सर्वशक्तिमान होना चाहिए। इस संबंध में प्रोफेसर मेडिसन ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि विधायिनी, कार्यपालिका तथा न्याय संबंधी सभी अधिकारों तथा शक्तियों का एक ही हाथों में केंद्रित होना ही अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक हों एवं किसी एक अंग का किसी दूसरे अंग पर कोई नियंत्रण ना हो तथा कोई अंग किसी दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे।
मॉन्टेस्क्यू के बाद अंग्रेजी विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा का समर्थन करते हुए लिखा है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की समस्त शक्तियों को सौंपने का अर्थ है निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासन को बढ़ावा देना। इस संबंध में मेडिसन ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय, इन सभी शक्तियों का एकीकरण ही अत्याचारी शासन कहा जा सकता है। वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तात्पर्य है कि शक्तियों के एकीकरण से सार्वजनिक स्वतंत्रता का हनन होता है। अतः राजशक्ति का पूर्ण पृथक्करण नितांत आवश्यक है। सिद्धांत का प्रभाव। व्यवहारिक दृष्टि से इस सिद्धांत का अमेरिका और फ्रांस की शासन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की संविधान निर्मात्री सभा ने यह घोषणा की कि जिस समाज में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है उसका कोई संविधान नहीं है। इसी के आधार पर फ्रांस में 1791 ईस्वी में संविधान ने विधानमंडल और कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से अपनाया गया है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा, जिसका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।